नमस्कार। नई पढ़त के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे के साथ ही साथ एक अन्य मेहमान भी हैं, आनंद वर्धन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आज हमारी जो बातचीत है वो देश की राजनीति के मुद्दों के इर्द गिर्द ही होगी, जैसा कि अक्सर होती है। आज इंडिया गठबंधन की एक ऑफ ऑनलाइन मीटिंग थी और उस मीटिंग के बाद बहुत सारी अलग-अलग तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, जिसका लबो-लुआब यह था कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन अपने संयोजक को चुनने में नाकाम रहा और इससे हम किस तरह की उम्मीदें कर सकते हैं। तो मैं बातचीत की शुरुआत इसी मुद्दे से करूँगा और अवय सर, पहला सवाल आप ही से रहेगा, क्या सच में इंडिया गठबंधन एक ऐसे सीरियल के रूप में तब्दील हो चुका है, ऐसे धारावाहिक के रूप में, जिसमें हम हमेशा कुछ सुखद बातों की उम्मीद करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ एक दुखद चीज़ें उभर कर सामने आ जाती हैं कि अच्छा, इनको ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वहीं उनकी गाड़ी फटी हुई है। में ऐसी बात है? देखिए, आमतौर पर गठबंधनों के बारे में माना जाता है कि वो सीटों के तालमेल के लिए होते हैं। और जहाँ तक सीटों के तालमेल का सवाल है, इंडिया गठबंधन मेरे ख्याल से तो बहुत देर से उसने कवायद शुरू की है, लेकिन मुख्य तौर पर सीटों के सफल गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है। और जहाँ पर सीटों का गठबंधन उसका नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है उसके पीछे भी एक तरह की उस ऊपर से दिखने वाली विफलता के पीछे भी हो सकता है कि हम लोग कोई एक रणनीतिक कुशलता देख पाएँ। जैसे कि बंगाल है या जैसे कि पंजाब है। उदाहरण के तौर पे मैंने 2 जगहों का ज़िक्र किया है, और जैसे कि केरल है। लेकिन जहाँ तक इस गठबंधन के सांगठनिक ढांचे का सवाल है, वहाँ पर ज़रूर मुझे दिक्कत नज़र आ रही है। आज की खबर ये है कि जो नीतीश कुमार का संयोजक पद पर नियुक्त होना, नामज़द होना तकरीबन पहले से तय था। और बिहार के भी कुछ अनुभवी पत्रकार, जिन्हें बिहार की राजनीति की बहुत जानकारी है, वो ये कह रहे थे कि ये सब तय हो चुका है, केवल घोषणा होना बाकी है। और गठबंधन के अंदर से भी इसी प्रकार के संकेत मिल रहे थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया। क्या कल ऐसा होगा? क्या परसों ऐसा होगा? ये कुछ नहीं कहा जा सकता। 2 तरह की खबरें हम लोगों के सामने आ रही हैं। अभी तक गठबंधन की तरफ से कोई आधिकारिक ब्रीफिंग हुई है या नहीं हुई है, मुझे नहीं पता है। मेरी निजी जानकारी में नहीं है। कमल जी, अगर आपको आपको एक तो खबर ये आ रही है कि भाई वो गठबंधन नहीं हो पाया, वो सॉरी नीतीश कुमार का नाम तय नहीं हो पाया। जब सीताराम येचुरी ने नीतीश कुमार का नाम रखा और उनका कांग्रेस सोनिया गांधी ने भी समर्थन किया और भी गठबंधन के साथियों ने उनका समर्थन किया, घटक दलों के नेताओं ने। लेकिन फिर राहुल गांधी ने खड़े होकर ये कहा कि ममता बनर्जी उनके नाम पर राजी नहीं है। उसके बाद में नीतीश कुमार ने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया। एक तो सेट ऑफ न्यूज, मतलब सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो ये है आ रही है, और इसके ऊपर बड़े पैमाने पर मीडिया में चर्चा हो रही है। ऐसे पत्रकार भी मीडिया में चर्चा कर रहे हैं जो आमतौर पर विपक्ष का गठजोड़ हो जाए ये चाहते हैं। और जरूरी नहीं केवल भाजपा समर्थक पत्रकार ही इस तरह की चर्चा कर रहे हो। अब इसमें अगर सूचनाओं का कोई दूसरा सेट है तो मुझे आप बताइए, ताकि हम लोग उसके ऊपर विचार कर सकें। नहीं, अभी मैं सीताराम येचुरी का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो बातचीत है, उसमें 12 दलों को आमंत्रित किया गया था, जो एक छोटा ग्रुप हम लोग का बना है, उसमें 2 लोग उपस्थित नहीं थे। तो बातचीत तो हो चुकी है कि नीतीश जी ही बनेंगे, लेकिन उसमें बातचीत में ये निकला कि जो लोग नहीं हैं आज मीटिंग में, उनसे पूछ लिया जाए, तो ये एक औपचारिकता की चीज़ है। उन्होंने ये भी बात की पुष्टि की, इस बात की भी, कि जो बाहर मीडिया में खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार ने लालू यादव का नाम रखा, तो वो भी सही है। उन्होंने सम्मान के साथ रखा था, लेकिन ये सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं कि वो अध्यक्ष बनेंगे खड़गे और ये संयोजक जो नीतीश कुमार बनेंगे। तो ये प्रक्रिया के बात के रूप में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। तो मुझे ये भी लगता है कि शायद इंडिया गठबंधन 2 तरह की दुविधाओं का या 2 तरह की खबरों का निशाना है। एक उम्मीद की नज़र से जो लोग उसको देखते हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि जल्दी कुछ अच्छा गठबंधन बन जाए, और दूसरे लोग वो हैं जो मीन मेख निकालने के लिए देखना चाह रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये चीज़ है इंडिया गठबंधन के लिए दुविधा की स्थिति के रूप हाँ, में? ये है जैसे हम मेरे ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि नरेंद्र मोदी के उभार ने पिछले 10 साल में देश में लोकतंत्र की जो राजनीतिक शक्तियों का संतुलन है, उसको बिगाड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा शक्ति का वो उपभोग कर रही है। कांग्रेस जब सत्ता में थी और अपने शिखर पे थी, उसके पास हमेशा ही इससे ज्यादा शक्ति होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले 31% वोटों के जरिए, उसके बाद में 37% वोटों के जरिए
इतनी ज्यादा शक्ति और का उपभोग कर रही है, इतना ज्यादा उसने प्रभुत्व और उसका घटाटोप बना लिया है, तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा लोकतंत्र और विपक्ष उत्तरोत्तर निष्प्रभावी होता जा रहा है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की न तो विमर्श का खंडन कर पाता है, न ही उससे संसदीय टक्कर ले पाता है, न ही सड़क पे टक्कर ले पाता है, न ही बयानों के मामले में टक्कर ले पाता है। तो ये जो स्थिति है, इसने असंतुलन पैदा कर दिया है। ये असंतुलन तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कुछ नुकसान न हो, और चुनाव में नुकसान के लिए जरूरी है कि विपक्षी एकता का इंडेक्स, विपक्षी एकता का सूचकांक 2019 और 14 के मुकाबले ऊंचा दिखाई पड़े। तो वो ऊंचा दिखाई पड़ने की संभावनाएं बहुत ही मुखर हैं इस वक्त, मैं ये मानता हूं। और इसमें मेरी अपनी इच्छा ये थी कि मैं इसको अपनी इच्छा के तौर पे ही पेश कर रहा हूं, वो कुछ जरूरी नहीं कि मेरी इच्छा ही उचित हो कि इस गठबंधन को शुरू में ही अपना सांगठनिक ढांचा तय कर लेना चाहिए था, अपना संयोजक बना लेना चाहिए था, अपना सभापति बना लेना चाहिए था, अपने प्रवक्ताओं की टीम तय कर लेनी चाहिए थी, अपना सचिवालय बना लेना चाहिए था, उसका एक दफ्तर निश्चित हो जाना चाहिए था। ये नहीं कि जहां जहां बैठक हो रही है वहां वहां दफ्तर घूम रहा है, उसका एक दफ्तर निश्चित हो जाना चाहिए था। और एक उसके तुरंत बाद एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना लेना चाहिए था। अगर इस क्रम से इस संगठन का विकास होता और उसके बाद ये सीटों के तालमेल के चरण में पहुंचते, तो इनको बहुत सुविधा होती है काम करने में, और ये बड़े सुव्यवस्थित तरीके से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ जो एनडीए है उसका मुकाबला कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो काम सबसे आखिर में होना चाहिए था, यानी चुनाव के नजदीक होना चाहिए, जो कि अब हो रहा है सीटों का तालमेल, वो काम ये सबसे पहले कर रहे हैं। और जो पहले किए जाने वाले काम अभी तक किए ही नहीं गए हैं, या तो उन पर चर्चा चल रही है या उनकी पर चर्चा भी नहीं हो रही है। ये मेरा कहना है। आनंद सर, आमतौर पर एक चर्चा ये भी रहती है कि वो कांग्रेस वो पार्टी है जो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो क्षेत्रीय दलों को ज़्यादा जगह दे, उसकी जिद है। ये मीडिया में भी खबरें आती हैं कई बार असंतोष के रूप में, जैसे अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से एक छोटा सा ट्वीट आया, फिर जल्दी ही उसको हटा लिया गया, लेकिन बाकी मीडिया ने उसको पकड़ लिया कि ये लोग काफ़ी नाराज हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की भूमिका में सच में कुछ गड़बड़ी है, उसको बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है आने वाले 1-2 हफ्तों में, अगर इस गठबंधन को एक सही दिशा देना है तो? स्पष्ट हो इस मामले में, जो मुझे लगता है, पहले थोड़ी बात कर लें गठबंधन की और किस तरह से हुआ। जितनी सूचना मेरे पास है उसके हिसाब से कांग्रेस पटना में ही चाहती थी कि नीतीश जी को इसका संयोजक बना दिया जाए, क्योंकि इसके सूत्रधार नीतीश जी रहे थे। इसमें किसी को, मतलब जो जो नीतीश जी को नहीं भी चाहते हैं उनको इसमें कहीं कोई कहने में संकोच नहीं कि सूत्रधार तो इसके नीतीश जी रहे इस पूरे गठबंधन के। दो तरफ से दिक्कत हो रही है, क्योंकि कहीं ममता बनर्जी जी को भी लग रहा है कि मैं बंगाल की अकेली नेत्री। नीतीश जी ये नहीं कह सकते हैं कि वो बिहार के अकेले नेता हैं। तो एक तो शायद उसको लेके कुछ खींचतान है, वो मुझे लगता है सेटल हो जाएगी। दूसरा यह है कि इसका एक मॉडल हम लोग एक बार एक सफलतापूर्वक इस तरह के मॉडल को देख चुके हैं। 89 में नेशनल फ्रंट बना था। एनटी रामाराव दक्षिण से थे, सबसे बड़ी पार्टी उनके पास सबसे ज्यादा वो थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था, वीपी सिंह उसके कन्वीनर बने थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आइडियली दक्षिण और उत्तर का अगर ये कॉम्बिनेशन हो जाए तो सबसे अच्छा होता है। नीतीश जी अगर कन्वीनर बन जाते हैं तो सोने में सुहागा है। लेकिन एक फर्क यह है, नीतीश जी मतलब एनटी रामाराव और वीपी सिंह के मुकाबले, वीपी सिंह उस समय वीपी सिंह के नाम पे वोट मांगा जाता था, एनटी रामाराव साहब के नाम पे वोट नहीं मांगा जा रहा था। आज खड़गे साहब की स्थिति एनटी रामाराव से बेहतर है। खड़गे साहब की ऑल इंडिया प्रेजेंस है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वो हिंदी बहुत ठीक से बोलते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो खड़गे जी उत्तर प्रदेश की भी उत्तर की या उत्तर प्रदेश की किसी सीट से अपनी दावेदारी लोकसभा में ठोक सकते हैं। दूसरी बात मुझे ये जो लगती है कि नीतीश जी बिल्कुल ये चाहते हैं कि जब उनको संयोजक बनाया जाए तो सर्वसम्मति से, उसमें किसी का भी इफ या बट ना रहे। जो शायद एक दो लोगों का, जब आप सर्वसम्मति से अगर आपको करना है तो हो सकता है इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन नीतीश जी को छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति इस समय आज की तारीख में इंडिया अलायंस के संयोजक के पद पे बैठने लायक है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ठीक होगा। नीतीश जी अगर आते हैं तो खड़गे जी एज दलित चेहरा, नीतीश जी एज ओबीसी का एक बड़ा फेस, मतलब जो मंडल की बात करेंगे, जो कास्ट सेंसस की बात करेंगे,
और इन दोनों के बीच, हालांकि आज शरद पवार जी ने अपनी तरफ से कहा है कि वो खड़गे जी, क्योंकि खड़गे जी का भी अधिकृत रूप से अभी तक कहीं कोई ये नहीं आया है कि कोई प्रेस रिलीज आई हो या कोई, वो शरद पवार के हवाले से हम सब लोग उसको उस बात को कह रहे हैं। जहां तक आप मीन मेक निकालने की बात करें तो मीन मेक मुख्य रूप से, अब उसको आप, मैं उसको गोदी मीडिया मुझे ठीक लगता नहीं कहना, मैं उसको सरकारी मीडिया बोलता हूँ। सरकारी मीडिया की तरफ से सबसे ज्यादा मीन मेक निकाले जा रहे हैं। सरकारी मीडिया की तरफ से ये हो रहा है कि ये नहीं आए, वो नहीं आए। अरे वर्चुअल मीटिंग में अ, आप अगर 12-14 को बुला रहे हैं, हम और आप अगर यहाँ 5-7 को आप बुला लेते हैं, जहाँ पे हम सब लोग एक दूसरे, उसमें आगे पीछे हो जाता है, कई बार नहीं हो जाता। ये कोई, मुझे नहीं लगता है कि किसी की कोई ऐसी व्यस्तता है, लोगों के अपने कमिटमेंट्स हो सकते हैं, उस समय नहीं मिल सकते हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात जो अभय जी ने कही, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा बॉटलनेक था, जो मैं इंडिया अलायंस में मुझे जो हरदम लगता था कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे एक दूसरे से निभाएगी, वो मेरे ख्याल में वो जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस थी, वो पार हो चुकी है। अब वो मैटर ऑफ एक आध सीट इधर या उधर है, एक सीट तुम ले लो, एक सीट हम ले लें, लेकिन मोटे तौर पे वो उसको इन्होंने पार कर लिया है। और इंडिया गठबंधन के हिसाब से ये एक अच्छी शुरुआत है। बिहार में सीटों को लेके कोई दिक्कत नहीं है, बंगाल में या झारखंड में या महाराष्ट्र में सीटों, जो दिक्कत वाला पार्ट था, जो अभय जी कहना है, वो मेरे ख्याल में इज ओवर। अब मैटर ऑफ डिटेल है कि किसको कहां बिठाना है, कैसे करना है। नीतीश जी शायद चाहते हैं कि सर्वसम्मति से हो, और ठीक भी है, अगर नीतीश जी चाहते हैं सर्वसम्मति से तो उनकी बात भी ठीक है। कमल नयन जी, नहीं, एक चीज जो नीतीश जी के बारे में आज भी मैं सुन रहा था मीडिया में ही। कुछ कहना चाह रहे हैं अभय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी वो जी जिज्ञासा ये है कि नीतीश, जैसे मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार संयोजक बनने के स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं, स्वाभाविक हकदार हैं। मेरे ख्याल से आप भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे, और भी बहुत से लोग इस बात को मानते हैं, और इंडिया गठबंधन के अंदर बहुत से नेता इस बात को मानते हैं। आज जिस तरीके से उनका नाम प्रस्तावित हुआ, जिस तरह कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके नाम का, डी राजा ने किया, समर्थन किया, उससे भी ये लगता है। लेकिन अगर कुछ लोगों को इंडिया गठबंधन के अंदर उनके नाम पर आपत्ति है, तो उस आपत्ति का कारण क्या है, ये मैं नहीं समझ पाया। आखिरकार क्या है? क्या नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उनको चिंता है? पिछले दिनों उन्होंने जो कुछ वक्तव्य वगैरह दिए हैं, उससे ऐसा लगा कि जैसे उनकी राजनीतिक बुद्धि थोड़ी हिल गई हो। इस तरह कम से कम उनके खिलाफ प्रचार तो किया ही जा रहा है। मैं तो मानता हूं नीतीश कुमार के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है। इसमें बताया जा रहा है उनको खुफिया दवाएं दी जा रही हैं, या उनको पद से हटाने की और तेजस्वी को उनको बैठाने की एक साजिश चल रही है। ये सब तमाम बातें की जा रही हैं। तो क्या कारण है उनको, या जो एक प्रचार किया जा रहा है कभी भी पलटी मार सकते हैं, तो उस पर कुछ लोगों को यकीन हो गया है। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत करके 9-10 महीने पहले इस पूरे गठबंधन का शिराजा खड़ा किया, उसके ऊपर, और जिसकी कोई निजी छवि जो है वो बहुत अच्छी है, ना उसके ऊपर भाई भतीजावाद का आरोप है, ना परिवारवाद का आरोप है, ना ही भ्रष्टाचार का कोई आरोप है, केवल इसलिए कि उनका संगठन ममता बनर्जी के संगठन की तरह अपने प्रदेश में पूरी तरह काबिज नहीं है, या बिहार की नंबर 1 वो पार्टी नहीं है। तो ये तो कोई किसी गठबंधन का संयोजक होने का आधार नहीं हो सकता। भाई कौन कितने वोट बटोर सकता है? तो वोट तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास तो करोड़ों वोट हैं, पूरे देश में है? तो इस लिहाज से तो सारे पद कांग्रेस को मिलना चाहिए, अगर केवल यही है। और कांग्रेस तो उन पदों की दावेदारी भी नहीं कर रही है। तो आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है? क्या शंकाएं हैं जो लोगों के दिमाग में? मुझे अभय जी, जो मैं मतलब कमल जी, अगर आप मैं अगर मुझे जो लगता है, क्योंकि ये स्पष्ट है हम लोग का, ये जो शंकाएं हैं, वो ऐसा लगता है कि अगर ये कन्वेनर बन रहे हैं तो, और इंडिया गठबंधन अच्छा करता है, तो फिर नीतीश जी को प्राइम मिनिस्टर की रेस में नीतीश जी आगे हो जाएंगे, इसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। उसके कारण यह है कि नीतीश जी का किसी और भी पार्टी के मुकाबले उनका बाकी लोगों से ज्यादा रास्ता है, मतलब उठना बैठना ज्यादा है, फोन ज्यादा कर सकते हैं, चले जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और शायद एक कॉमन फैक्टर हो जाएंगे जिसपे लोग तैयार हो जाए। और ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, जैसा आपने बताया कि राहुल गांधी जी ने कहा कि ममता जी को इस पे सबसे ज्यादा दिक्कत है। हालांकि ममता जी इसको पुश ये कर रही हैं, ये कह के कि भाई ये रिलायबल नहीं है। तो रिलायबल तो कांग्रेस और आरजेडी को छोड़ के अगर आप कायदे से देखिए तो कोई रिलायबल नहीं, सब लोग एनडीए के साथ कभी ना कभी रहे, इन दो पार्टीज को छोड़ के। तो
ऐसे में मुझे जो लगता है कि ये भी हो रहा है कि लेफ्ट पार्टीज को भी छोड़कर, हाँ लेफ्ट पार्टीज को भी छोड़ हाँ के, हाँ लेफ्ट पार्टीज को छोड़ के मुझे ये कभी कभी लगता है कि नीतीश जी बहुत आगे रेस पे न निकल जाए कि फिर उनकी लीड ऐसी हो जाए प्राइम मिनिस्टर के उसमें। अभी सबके मन में है, अखिलेश यादव जी 80 सीट में ये थोड़ी सोच रहे हैं कि उनको लगता है 25-30 सीट ले आऊंगा तो मैं भी एक कैंडिडेट हो जाऊंगा, क्यों नहीं मैं कैंडिडेट हो। नहीं नहीं, देखिए ये बात इस तरह का, ये बात जो है वो जिसको आप सरकारी मीडिया कह रहे हैं उसकी तरफ से भी ये बात आ रही है। वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार एक बार संयोजक बन गए तब तो फिर आखिरकार वो प्रधानमंत्री पद के चेहरे ही बन जाएंगे और यही उनका दांव भी है। इस तरह से बात को पेश किया जा रहा है कि वो संयोजक पद के जरिए प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी तक पहुंचना चाहते हैं, ये बात कही जा रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी तो चुनाव के बाद ही किया जाएगा उसका दावा, चुनाव के पहले चेहरा पेश करने का तो इंडिया गठबंधन के पास कोई एजेंडा है नहीं। तो उस वक्त तो सबके पास एमपी होंगे ना, सबके पास एक संख्या होगी कि भाई हम इतने जीते और इतनी सीटों पे हम दूसरे नंबर पर रहे, और जिसके पास जितने ज्यादा एमपी होंगे सबसे बड़ा दावा तो उसका होगा। ये तो हो ही नहीं सकता है कि किसी के पास बहुत कम एमपी हो, कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और वो कहे कि हम ज्यादा, बहुत हमसे तीन गुना जिसके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके ऊपर हम दावा पेश करेंगे। तो खैर ये एक उस वक्त स्थितियां ज्यादा ठोस होंगी और किसकी क्या औकात है ये सबके सामने स्पष्ट हो जाएगी उस वक्त तक। तो इस तरह की दावेदारियां चाहे वो नीतीश कुमार करें या मान लीजिए कोई और नेता करने लगे तो वो ज्यादा चल नहीं पाएंगी दावेदारियां। जी आप सर कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मैं सिर्फ एक टिप्पणी कर दूं, असल में पोस्ट ये हम लोग सब मतलब ये पोस्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं। उस समय अगर कांग्रेस के अगेंस्ट लामबंदी इंडिया अलायंस में होती है तो उस लामबंदी का नेचुरल नेतृत्व नीतीश के पास चला जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये भी एक है कि कांग्रेस के अगेंस्ट अगर कोई नेता इंडिया अलायंस में खड़ा हो सकता है, अदरवाइज क्या है, सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही होकर आने वाली है, तो उसके लिए शायद नीतीश जी ज्यादा बेटर कैंडिडेट होंगे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो नीतीश कुमार के पक्ष में है, मतलब ये ऐसा लगता है। जी ठीक, कमल जी आप पूछे। जी एक दूसरे मुद्दे की तरफ मैं आप लोग का ध्यान ले जाना चाहूंगा। कल से राहुल गांधी अपनी अगली यात्रा शुरू कर रहे हैं, दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसके लिए वो मणिपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बार बार हम बार बार चर्चा होती है नैरेटिव की, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये एक यात्रा ऐसी हो सकती है जो कि नैरेटिव बदल दे, या फिर इससे ऐसी उम्मीद करना बहुत ज्यादा चीज होगी? एक तो बात ये है कि जो आज जयराम रमेश उन्होंने कहा कि हमारी चुनावी यात्रा नहीं, हम तो राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। तो क्या सच में इसे एक राजनीतिक यात्रा देखी जाए, इसका कुछ चुनावी फलितार्थ हो सकता है, या फिर कांग्रेस एक झूठी उम्मीद में ऐसी कोई यात्रा निकाल रही है? अब इस मैं पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। देखिए, जब पहली यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उस वक्त जब वो ये कहते थे कि हम एक राजनीतिक, हम ये हमारी चुनावी यात्रा नहीं है, तब बात समझ में आती थी। और उस वक्त उन्होंने गुजरात के चुनाव को उस यात्रा पे बलि भी चढ़ा दी थी। लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पे खड़ा हुआ है, और इस वक्त कोई भी राजनीतिक गतिविधि आप करेंगे तो आप कुछ भी कोशिश करते रहिए, उसके चुनावी फलितार्थ होंगे और उसके चुनावी नतीजे निकाले जाएंगे। उसके अंदर चुनाव की रणनीति ढूंढी जाएगी और होना बहुत स्वाभाविक भी है। मैं तो ये मानता हूं कि जब कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि वो इंडिया गठबंधन के घटक दलों के जो नेता हैं उनको, और जहां से यात्रा गुजरेगी उनको बाकायदा औपचारिक निमंत्रण भेजेगी कि वो उनकी यात्रा में भाग लें। आज जहां तक मैंने सुना है टीवी पर, ये औपचारिक निमंत्रण उनको जाएगा कि वो उनकी यात्रा में भाग लें। तो ऐसे में तो वो तो यात्रा इंडिया गठबंधन की यात्रा हो जाएगी व्यवहारिक रूप से, और हर जगह इंडिया गठबंधन की चुनावी तैयारियां जो हैं उनके पक्ष में जहां से यात्रा गुजरेगी तो वो एक विशालकाय रोड शो होगा, जिसमें राहुल गांधी होंगे और उनके इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन के वहां के स्थानीय शक्तियां होंगी, और बाहर उस इलाके के बाहर से भी लोग आ सकते हैं उस वक्त उस पूरे नजारे को और ज्यादा मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए। तो निश्चित रूप से ये एक चुनावी यात्रा होगी और ये होनी भी चाहिए। इसमें कोई कांग्रेस को संकोच नहीं होना चाहिए ये कहने में कि ये एक चुनावी यात्रा है। दूसरे, जहां तक आपने बताया कि क्या इसके पास कोई मुद्दे होंगे जिनके जरिए वो इस देश की जनता को कोई एक ऐसी समांतर कहानी सुनाना चाहते हैं
जो कहानी नरेंद्र मोदी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी का खंडन भी करेगी। तो उसमें मैं ये मानता हूं कि भाजपा की तरफ से कोशिश ये है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा भव्य और इतनी ज्यादा उत्साहवर्धक और इतनी ज्यादा गोलबंदी करने वाली हो, और वो एक बहुत लंबा सिलसिला हो कि पहले प्राण प्रतिष्ठा हो, फिर उसमें लाखों गांवों के अंदर अक्षत बांटा जाए, फिर लाखों गांवों के अंदर भजन कीर्तन हो, फिर करोड़ों लोगों को रामलला के दर्शन क्रमवार कराए जाएं, और ये काम अप्रैल तक चलता रहे, यानी मई के महीने के ठीक पहले तक, जब वोट पड़ेंगे उससे ठीक पहले तक चलता रहे। इतना बड़ा कार्यक्रम भाजपा ने बना रखा है। तो भाजपा ये चाहती है कि जो आर्थिक सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जो एक माहौल बनेगा, वो माहौल हावी हो जाए और वो उस आर्थिक सामाजिक मुद्दों का जो राजनीतिक प्रभाव है उसको ढक ले। ये एक उद्देश्य है इन लोगों का। तो और ये काम इस यात्रा को करना चाहिए कि वो उन आर्थिक सामाजिक मुद्दों को वो बड़ी मजबूती के साथ में राष्ट्रीय मंच पर पेश करे। और ये यात्रा उस इलाकों में हो रही है जो भाजपा का कैचमेंट एरिया है, भाजपा का प्रभाव क्षेत्र है, और भाजपा चाहती है कि राम मंदिर की वजह से इस प्रभाव क्षेत्र में 2019 में उसे जो वोट मिले थे उतने वोटों की तो गारंटी हो ही जाए, बढ़ सके तो बढ़ जाए। तो भाजपा की चुनौती ये है कि इस इलाके में उसने जो 90, 91, 92% जो स्ट्राइक रेट निकाला था, वो स्ट्राइक रेट फिर से दोबारा वो हासिल कर ले, क्योंकि उस स्ट्राइक रेट में अगर 15% की कमी भी होती है तो भाजपा संकट में फंस जाएगी। इसलिए राम मंदिर के लिए ये पूरा प्रपंच, राजनीतिक प्रपंच रचा जा रहा है। तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसे चाहिए कि इस राजनीतिक प्रपंच को, राजनीतिक प्रपंच के आर पार चली जाए और पारदर्शी ढंग से अपने आर्थिक और जो राजनीतिक मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लोगों के सामने रखे, और साथ में एक वैकल्पिक दृष्टि भी दे कि भाई देश में बेरोजगारी है, बहुत बढ़ रही है, बहुत बड़ी समस्या है। देश के सर्वे होता है तो 75 से 80% लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज है। तो ये भी निकल के आए कि भाई बेरोजगारी बड़ी चीज है, तो ये लोग क्या देंगे, अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो ये क्या करेंगे, ये बेरोजगारी कम करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितने रोजगार देंगे, ये सब कुछ ना कुछ तो किसी न किसी रूप में निकल के आना चाहिए। अब कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, दाम बहुत बढ़ रहे हैं बाजार में, तो लोगों की जिंदगी मुहाल हो रही है। तो इनको कहना चाहिए कि भाई अब एक हद तक महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, उसके लिए हम क्या क्या नीतिगत उपाय करेंगे, कुछ तो उनके सामने, कुछ तो इनकी तरफ से निकल कर आए सामने। आनंद सर, क्या इससे राहुल गांधी के अपने राजनीति में या राजनीतिक कद में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है कि वो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर आ जाए? ऐसा तो नहीं होगा कि वीपी सिंह जैसे बन जाए, लेकिन उसके आसपास या उसके छोटे रूप के तौर पे वो सामने आ सकते हैं क्या? नहीं, मैं कंपेयर नहीं करूंगा किसी से, लेकिन राहुल गांधी ने अपना कद लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आप ही की बात को, जो अभय भाई सब बात कह दी है, उसको मैं आगे बढ़ा दूं। मैं मुद्दों की बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा फिर से आ जाऊंगा कि चुनाव और राजनीति। देखिए, ये दोनों चीजें हैं, ये यात्रा चुनावी यात्रा भी और राजनीतिक यात्रा भी। मैं इसको किस कारण कह रहा हूं, पहले राजनीतिक की बात कर लूं। ये यात्रा 66 दिन की है, 33 दिन ये इंडिया गठबंधन की, जहां उसके सहयोगी दल जहां पे हैं, सहयोगी कह लीजिए, या जहां पे बड़े दल हैं, ये यात्रा 33 दिन उन स्टेट में जा रही है। ये यात्रा महाराष्ट्र में है, बिहार में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, जहां पे इनके साथ के जो, और उत्तर प्रदेश है, ये वो दल हैं जहां पे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस छोटे पार्टनर के रूप में वहां काम कर रही है। तो मैं ये मान रहा हूं कि यहाँ पे इसका राजनीतिक करना है। दूसरी राजनीति इस वजह से है कि जब ये 5 उत्तर पूर्व के राज्यों में जा रही है, उसमें से असम को छोड़ के बाकी जगह ये एक टोकन है, मणिपुर 1 दिन, नागालैंड 2 दिन, मेघालय 1 दिन, इस तरह से जा रही है। वो भी राजनीति का एक मैसेज देना चाह रही है, क्योंकि मणिपुर में एक मैसेज ये जरूर दे रही है कि भाई राजनीतिक रूप से ये भारत पूरा एक है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। इसका जो चुनावी पार्ट है वो ये है कि अगर राहुल गांधी 12 घंटा सड़क पे रहते हैं, सुबह जैसा सुना जा रहा है कि 8 बजे करीब निकलेंगे और शाम 7-8 बजे तक रहेंगे, तो अगर ये 12 घंटा सड़क पे हैं तो ये रोड शो ही तो कर रहे हैं, ये 12 घंटा चुनावी प्रचार कर रहे हैं। अब
मोदी जी इस दौरान मान लीजिए रोज भी चुनाव प्रचार करते हैं तो 12 घंटा तो नहीं करेंगे, ये व्यक्ति लगातार 12 घंटा करेगा। दूसरा एक बड़ा, और मैं इसको इवेंट भी जान रहा हूं, एक इवेंट 22 तारीख को हो रहा है, राहुल गांधी कंटिन्यूअस 66 दिन का इवेंट कर दे रहे हैं उसके मुकाबले। और इस इवेंट में एक बढ़िया बात ये कर रहे हैं, जो डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है, मोदी जी के सारे इवेंट ये होते हैं कि मैं आ गया हूं, आप लोग आइए, आप इधर से आइए, आप लाभार्थी आइए, आप बस लगाइए, आप वहां से आइए, मैं यहां कर रहा हूं। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए एक जरूर राजनीतिक नई तरह की पहल कर रहे हैं, बहुत पहले हुआ करती थी, बहुत कॉमन चीज थी, जहां पे ये लोगों तक जा रहा है, ये लोगों से पूछ रहे हैं क्या है तुम्हारा दुख दर्द, क्या है, ये समझना चाह रहे हैं, तुम बताओ, तुम मुझे सुनने मत आओ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तो ये भी एक मुझे लग रहा है एक कंट्रास्ट है, और इसकी वजह से जो इनका मैसेज, और इसी में इस बात को भी छुपी हुई है कि अब कंपैरिजन होने लगा है। अब आज मोदी जी, अब उनको माने या ना माने, राहुल गांधी समुद्र में छलांग लगा के अगर समुद्र में तैरने लगते हैं, तो मोदी जी को भी जाके लक्षद्वीप में कुछ ना कुछ तो समुद्र में छप छप करना ही पड़ता है। अनकहे ये उनके बैक ऑफ द माइंड में ये एक आ गया है, जो जो मेरे ख्याल में राहुल गांधी नहीं भी चाहते होंगे, लेकिन चूंकि अगर मैं आपको देखूं कि आप उससे कम कपड़े, मैंने अभी आपसे कहा कि भाई आप यंग हैं तो आप कपड़े कम पहने, मैं मफलर भी लगाया हूं, तो मैं कल के दिन अगर ये दिखा रहा हूं तो मैं ये सब उतार उतार के टी शर्ट पहन के बैठूंगा। तो वो अपना एजेंडा सेट भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मोदी जी उसमें फंस भी जा रहे हैं कभी कभी। जी। एक और आज की जो घटना हुई वो ये कि जो केंद्रीय मंत्री हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, उन्होंने ये कहा कि शंकराचार्य हैं कौन? उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए किया क्या है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो शंकराचार्यों के विरोध को लेकर थोड़ी ज़्यादा परेशान सी है? अभय सर, क्या आपको ये लगता है कि ये उनके लिए गले की हड्डी बन चुकी है, या फिर आमतौर पे जैसा प्रचार दिख रहा है उससे हम कह सकते हैं कि वो इससे आगे निकल चुके हैं? अब उनको ये मुद्दा ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा शंकराचार्य आए या ना आए? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को शंकराचार्यों की आवश्यकता नहीं है। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी शंकराचार्यों की भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई जरूरत नहीं पड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक इस तरह का संगठन है जो ये मानता है कि उसे अपनी राजनीति और अपनी विचारधारा के लिए जिस चीज की जरूरत होगी उसका वो विनियोग कर लेगा, यानी उसको वो अप्रोप्रिएट कर लेगा, और जिस हद तक उसे जरूरत होगी उतना अप्रोप्रिएट करेगा, उतना विनियोग करेगा, और बाकी हिस्से को छोड़ देगा। अंबेडकर के साथ भी उसने यही सलूक किया है, गांधी के साथ भी उसने यही सलूक किया है, विवेकानंद के साथ भी उसने यही सलूक किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ भी, आर्य समाज के साथ भी उसने यही सलूक किया है। इसी तरह का सलूक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसने सावरकर तक के साथ ये सलूक किया है कि सावरकर की जो जो बातें उसको अपने अनुकूल लगी वो अपना ली, और जो बातें अनुकूल नहीं लगी वो उसने छोड़ दिया। तो शंकराचार्यों की जब जब संघ को जरूरत पड़ी, शंकराचार्यों का इस्तेमाल किया गया गुरु गोलवलकर के जमाने से, और मैं उन सारे प्रकरणों को गिना सकता हूँ कब कब शंकराचार्यों का इस्तेमाल किया गया। अब वो मानते हैं संघ वाले कि हम इस चरण में पहुंच चुके हैं कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हमें शंकराचार्यों की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने शंकराचार्यों को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बुलाने या उनको एक माकूल उनकी हैसियत के मुताबिक मान सम्मान देने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जोड़ने की शंकराचार्यों के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई और कोई परवाह नहीं की उसकी। लेकिन उन्हें ये बात वो भूल गए कि शंकराचार्यों की हिंदू धर्म में हैसियत बहुत बड़ी है, और वो हैसियत इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि शंकराचार्य अपने आप को वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो गैर राजनीतिक रखें, वो किसी पार्टी के उपांग बनने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई पार्टी उनका दोहन करना चाहे, इस्तेमाल करना चाहे तो उसके लिए तैयार नहीं है। वो किसी राजनीतिक घटना का समर्थन या विरोध कर सकते हैं, उस पर उनकी राय होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पार्टी के लिए वो प्रचार करने चले जाएंगे या उस पार्टी के लिए वो ढोल मजीरे बजा के उसकी तारीफ नेता की करने लगेंगे। तो शंकराचार्यों ने कहा जाता है फलाना शंकराचार्य कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है, फलाना शंकराचार्य भाजपा की तरफ झुका हुआ है। ऐसा करने के बावजूद भी वो लोग भरसक जो राजनीतिक प्रक्रिया है रोजमर्रा की, उससे अपने आप को दूर रखते हैं। इससे उनकी शक्ति बढ़ जाती है। हिंदू धर्म में उनकी धार्मिक कर्मकांडी स्थिति तो बहुत ऊंची है ही, और राजनीति से इस तरह थोड़ा अलगाव रखने से भी उनकी क्षमता और बढ़ जाती है। तो जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की आलोचना करनी शुरू की
और धीरे धीरे उनकी आलोचना जो है वो थोड़ी सी तल्ख होती चली गई। शुरू में तो केवल वो आलोचना कर रहे थे, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। जब आलोचना उनकी तल्ख होती चली गई, यहाँ तक उन्होंने मोदी जी का भी निश्चलानंद जी ने नाम ले दिया और बड़े तिरस्कारपूर्ण तरीके से नाम लिया, और उनका वीडियो जहां एक मंच पर जब उसको वीडियो को अपलोड किया गया तो 5 लाख लोगों ने एकदम उस वीडियो को देखा। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की उसमें कितनी रुचि थी। फिर धीरे धीरे भाजपा की समझ में आया कि ये कुछ हम लोगों से एक रणनीतिक गलती हो गई। शंकराचार्य लोग इतने टफ निकलेंगे और इस तरीके से वो अपना हस्तक्षेप करेंगे और बार बार हम लोग जो गलतियां कर रहे, हम लोगों की कमियों की तरफ वो इशारा करेंगे, इसकी भाजपा को इतनी उम्मीद नहीं थी। तब फिर विश्व हिंदू परिषद को सक्रिय किया गया। उनके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गए और शंकराचार्यों से उन्होंने चिरौरी की, किसी तरीके से कुछ इस तरह की बातें उनसे कहलवाई या कहलवाने की कोशिश की जिससे कुछ डैमेज कंट्रोल हो। फिर मोदी जी ने 11 दिन का व्रत अपना घोषित किया। फिर रामानंदी सेक्ट वाला तर्क जो है वो चंपत राय जी ने रखा, और इस तरीके से किसी तरह वो जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हो गया है भाजपा और संघ को ये एहसास कि शंकराचार्यों के हस्तक्षेप से उनकी जो वैधता है उस वैधता में कुछ कमी आई है। आनंद सर, आपसे एक आखिरी सवाल कि क्या आपको ये लगता है कि जो कांग्रेस और बहुत सारे विपक्षी दलों ने एक फैसला किया कि वो नहीं जाएंगे इस कार्यक्रम में, ये उनके लिए एक तरीके से जाल में फंस जाने जैसा साबित हुआ है? खासतौर पे पिछले हफ्ते में जिस तरह की टिप्पणियां, जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आए उसके संदर्भ में, या उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया? आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? नहीं, कमल जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। कांग्रेस को शायद और पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन ये उन्होंने कम से कम पूरे उसके साथ इस फैसले को, और ये फैसला था, ये फैसला इसलिए जरूरी था कि आम व्यक्ति को आज की तारीख में, खास करके शंकराचार्य की, और ये कुछ उनका शंकराचार्य उनकी का जो वक्तव्य आया उससे उनको मदद मिली। आज की तारीख में आम हिंदू को, मैं आम हिंदू की बात कर रहा हूँ, को हिंदू और हिंदुत्व का बहुत फर्क नहीं लगता। तो उसको लगता था भाजपा हिंदू हिंदू तो सब है। आज वो बहुत क्लियर होता जा रहा है कि भाजपा किस हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है और एक हिंदू धर्म क्या है उसका डिफरेंस क्लियर हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज, जो नए टर्म आ गए थे सॉफ्ट हिंदुत्व और क्या हिंदुत्व, ये कोई सॉफ्ट हिंदुत्व, या तो हिंदू को सॉफ्ट हिंदुत्व क्या, भाई हिंदू हम सब लोग हैं, हम तीनों लोग बैठे हुए हम लोग, लेकिन हम सब लोग भाजपा के और आरएसएस के उस हिंदुत्व के, मैं कम से कम, मतलब मैं एक आपकी लिबर्टी, उस चीज को इस कांग्रेस के बयान से स्पष्ट हो। ज्यादा बात करूंगा, सीपीएम ने पहले बयान दे दिया था लिखित, और उन्होंने जहां संविधान की बात की थी, उन्होंने सीताराम येचुरी ने कहा था और लिखित बोला था कि आप ये गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने आके उस दुविधा को खत्म किया, क्योंकि आरजेडी ने तो अपने बयान के, हम तो वेट कर रहे थे कांग्रेस का ये क्या बयान लेती है। आरजेडी का ये जो प्रवक्ता, उन्होंने ये बात कही, मुझे लगता है बिल्कुल सही बयान है। कांग्रेस को होना एक समय लगे, हो सकता है इस चुनाव में लोग कहते हैं सीटें हार जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्टैंड को आज नहीं तो कल कांग्रेस को लेना ही था। जितनी जल्दी ले लिया है उतना अच्छा है। जी, तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि सप्ताह में कम से कम एक बार हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे और आनंद वर्धन जी से बातचीत करें और देश की राजनीति की एक हफ्ते की घटनाओं के बारे में एक समझ बनाने की कोशिश करें। नई परख के राष्ट्र मुद्दा कार्यक्रम में हम रोज प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति में जो रोज रोज चीजें घट रही हैं उस पर बातचीत करते ही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं विराम देता हूँ। आनंद सर और अभय सर, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।